दो मिनट का, बहुत दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ तो भूल गया हूँ क्या क्या करना होता। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन। हाँ, तो ये सब रेंज प्रॉब्लम्स में आते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस टू थीटा का एक रेंज था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू था रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू था माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से तुम कह सकते हो कि साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा रूट ओवर ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मैक्सिमम और मिनिमम, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तुम्हारा लाई करेगा माइनस रूट टू से लेकर रूट टू तक। सही है, तो इसका वैल्यू होता है 1 पॉइंट कितना, रूट टू का वैल्यू 1.414। और बस तुम्हें ये देखना है कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी सॉल्यूशन, कह रहा है कि सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन तो तब नहीं होगा ना रे, जब इस रेंज के बाहर में होगा चीजें। तो इस रेंज का बाहर मतलब माइनस 1.414 से लेके 1.41 के 4 के बाहर, तो ये माइनस 0.5, तो सॉल्यूशन होगा। 0 π/4 मतलब 3.1/4, तो 1 से छोटा सॉल्यूशन होगा। π/2 मतलब 1.57, विच डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस रूट टू से लेके रूट टू तक। तो हेंस ऑप्शन नंबर डी। तो p कैन नॉट बी π/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसका था। सर हाँ बोल। सर एक और 1 भी दिखा दीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 सर। ठीक है, रुक जाए एक करके, पहले मैं ठीक है 3 में आ जाता हूँ। किसी का ये डाउट था, द नंबर ऑफ वन एलिमेंट सबसेट, द नंबर ऑफ टू एलिमेंट सबसेट। तो नंबर ऑफ वन एलिमेंट सबसेट क्या होगा, कितने कितने में से। एंड नंबर ऑफ सेट कंटेनिंग मोर देन 3 एलिमेंट्स आर कंसेक्यूटिव, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैं n ले लेता हूं तो नंबर ऑफ वन एलिमेंट सबसेट कितना होगा। नंबर ऑफ वन एलिमेंट सबसेट होगा nc1। तो अगर ये nc1 हो गया तो नंबर ऑफ टू एलिमेंट सबसेट nc2, नंबर ऑफ थ्री एलिमेंट सबसेट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि nc1 nc2 और nc3 AP में है। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ nc2 इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3। अब ये देखते ही तेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आना पड़ेगा, ये सब फॉर्मूला आना पड़ेगा। और ये सब आएगा अगर तुम लोग डीपीपी को रेगुलर इंटरवल में करते रहोगे बिना डिमोरलाइज होते हुए। तो ये फॉर्मूला अगर तुम्हारे दिमाग में आता है तो इसके लिए तुम जानते हो कि क्या होना पड़ेगा, ये r कॉन्जुगेटिव पावर में होना पड़ेगा। ये जो है ये कॉन्जुगेटिव पावर में होना पड़ेगा। तो अगर मुझे कॉन्जुगेटिव पावर में चाहिए तो ये 2 को 2 से डिवाइड करने से, क्योंकि ये 1 और 3 दोनों के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेटिव पावर में आता है, तो इसलिए अगर मैं डिवाइड कर देता हूं nc2 से, डिवाइड बाय nc2 इस वाले इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू nc1 बाय nc2 प्लस nc3 बाय nc2। तो क्या फायदा, तो 2 इज इक्वल टू इसका वैल्यू इस फॉर्मूला से। कोई बोलेगा देखो r+1 बड़ा है तो इसलिए ऊपर r+1 आ जाता है इनवर्सली। अरे ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाता है। तो nc1 nc2 में बड़ा कौन है, लोअर सफिक्स में 2, तो इसलिए ऊपर 2, तो नीचे क्या आएगा n-1। और यहाँ पे कौन बड़ा है 3, तो 3 ऊपर है इसलिए ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर n-2। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद और कौन सा 1 भी किसी ने पूछा है। तो 7। ठीक है, आ रहा हूं। The value of x satisfying this equation log 2x प्लस 2 इंटू log 2x। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम था, इसमें सब में प्रॉपर्टी लगा दें, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा log 2x प्लस क्या
log 2x square माइनस क्या, log 2x minus 1 equal to 3. तो दिस implies log 2 ऑफ ये अल्टीमेटली ये दोनों मल्टीप्लाई होके x क्यूब, और ये जो है ये माइनस होने के कारण डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय x minus 1 equal to 3. मगर मैं जानता हूं कि log a b c होने से b का वैल्यू क्या था, 8/6. तो इसका मतलब ये हो जाएगा x क्यूब बाय x minus 1 is equal to 2 क्यूब. So this implies x cube is equal to 8 times of x minus 1. मतलब x cube minus 8x plus 1 equal to 0. तो इस plus 8 equal to 0. By inspection एक रूट निकाल. अगर x is equal to 2 डालता है तो नहीं, हाँ आ रहा है 2 डाल रहा है तो 16 minus 8 minus 16 plus 8, हाँ ये 0 है. तो एक रूट अगर मिल गया तो बाय इंस्पेक्शन अब क्या कर सकता है, इसे डिवाइड कर दे, आगे छोड़ दूं. यस सर. x minus 2 से डिवाइड कर दे, नहीं तो फैक्टराइजेशन वाला टेक्निक लगा ले. हाँ इसका सीट भेज दूंगा तुम लोग को. हाँ 1 से 5 तक कोई और डाउट है किसी का? 1 से 5 तक कोई और डाउट है किसी का? नहीं, ठीक है. सर 5 में है सर. 5 5 में कैसे ट्राई किया था, कोई बोलेगा तू? बस सर पहले सर तुम लोग dy by dx लगा दो, मगर नेक्स्ट क्लास से नहीं लगाओगे. नेक्स्ट क्लास से नहीं लगाओगे. नेक्स्ट क्लास जब फंक्शन कराऊंगा ना तो ऐसा सम करवाऊंगा. बोर्ड लेवल वाला टेक्निक लगा देना. एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे. तो क्या फायदा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ क्या 1 माइनस वाई प्लस 7 माइनस 2y इक्वल टू 0. क्या ये, अब बोलो रियल होने के लिए क्या कंडीशन आएगा, ये क्वाड्रेटिक इन x है. तो इसका रियल होगा, आगे छोड़ दूं? यस सर. यहाँ भी ये ज्यादा अच्छा टेक्निक, हालांकि डिफरेंशिएशन से भी आंसर आ जाएगा, मगर उसमें एक प्रॉब्लम होता है, पॉसिबली लिमिट में तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा. लिमिट इन्फिनिटी वाला लिमिट मैंने करवाया नहीं है तुम लोग को, था नहीं क्लास 11th में. ठीक है, कुछ और डिफरेंशिएशन कर दिया. हाँ डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा. मगर फिर इन्फिनिटी, जब तुम एफ ऑफ इन्फिनिटी डालोगे ऊपर एक्स स्क्वायर होने के कारण इन्फिनिटी, तो बस वही याद रखना. हाँ वो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5. तो 1 से 5 तक हो गया. यस सर. ठीक है, अब मैं नीचे जा रहा हूँ. हाँ ठीक है, तो y को x के टर्म में लेके आना था. क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10. सर 7. सर dy by dx लगा के आंसर 3 आ रहा है क्या? dx लगा के जो आंसर आएगा उससे तुम्हारे पास एक अपर लिमिट वाला आ जाएगा, मतलब लोअर लिमिट आ जाएगा. ठीक है, मतलब हो सकता है. ठीक है, वो इसका आंसर तुम लोग को भेजा नहीं है, वो आंसर भी भेज दूंगा. अभी मैं DPP 2 बनाऊंगा तो आंसर भेज दूंगा. ठीक है, आंसर मुझे अभी नहीं मालूम है. हाँ मैंने खोला नहीं है कंप्यूटर इसलिए. है तो रुक जाओ, आंसर बोलने से बेटर है ना. 2 मिनट रुकता, लैपटॉप में चार्ज है या नहीं. 2 मिनट रुको. कंप्यूटर ऑन हो रहा है. और कोई डाउट किसी का? क्वेश्चन नंबर 7. सर 9. ठीक है, सर 6. सर 9. हाँ two concentric circles are such that a smaller divides the larger into 2 regions of equal area.
तो सपोज ये छोटा वाला आर है, ये बड़ा वाला आर है, तो अगर इक्वल एरिया का मतलब क्या हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये इसका डबल, तो ये रेड वाले का जो एरिया होगा, ये रेड वाले का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू √2r हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल इज 2, तो r का वैल्यू 2 है, तो r का वैल्यू 2√2। देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट p, तो यहां से ये पॉइंट P है, ऑन द लार्जर सर्कल टू द स्मॉलेस्ट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट मतलब PA का लेंथ निकालने बोला है। तो अगर ये सेंटर लेता हूं, जिसका डाउट था, अब थोड़ा समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री नहीं होगा। हाँ सर। तो PA का लेंथ पूछा है, तो PA का लेंथ अगर मैं D ले लूं, तो PC का लेंथ तो मुझे पता है, PC Yes, sir. कैपिटल R हो जाएगा, छोड़ दूं? हाँ सर। ठीक है, चल फिर आगे निकल रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 के बाद Sir, 7. Sir, 7. 7 देखो, सिमुल्टेनियसली इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालते हो तो उसका तरीका देखो। जब भी दो सिंगल इक्वेशन का निकालते हो तो n पाई ट्वाइस n पाई अलग अलग था, मगर जब दो सिमुल्टेनियस इक्वेशन का निकालते हो, डाउट sin 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और tan थीटा इज इक्वल टू 1 में, तब यहाँ से sin थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास आता है -1/√2 और tan थीटा तो 1 है। तो सबसे पहले इसका एल्गोरिथम ही है, हाँ, क्योंकि ये किसी एक कोऑर्डिनेट में ही ट्रू होगा। देखो ना, sin नेगेटिव है, tan पॉजिटिव है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में ट्रू होगा? थर्ड। तो एल्गो भी देखते जाओ। हाँ, तो इसका एल्गो है कि फर्स्ट फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, तो पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसके लिए ट्रू होगा देखते हैं। tan थीटा 1 है तो π/4, tan थीटा 1 है π/4, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या बन रहा है? 135. तो कितना बना? थीटा का वैल्यू आ गया पाई प्लस, इज इट ओके? अब जनरल वैल्यू के लिए क्या करोगे? थीटा का वैल्यू 3π/4 हो गया। अब जनरल वैल्यू के लिए मेरा कहना है कि तुम बोलो ना, अब और कितना रिवॉल्व, एक तो 3π/4 आ गया, ये लाइन अब मुझे दोबारा कब मिलेगा? ये लाइन मुझे, ये वाला मुझे और एक बार कब मिलेगा? कितना डिग्री रोटेट करने के बाद बोलोगे? 2 पाई। ये फिर से तो ये कितने डिग्री रोटेट करने के बाद? क्योंकि मैं केवल एक ही कोऑर्डिनेट में, तो ये वाला पॉइंट ए और पॉइंट बी 360 डिग्री का रोटेशन है। तो इसलिए अगर जनरल वैल्यू कभी भी निकालना है तो हर समय तुम 2π + 3π/4। समझ में आया? किसी को डाउट है? सर यहाँ पे 3π/4 हो गया या 5π/4? 5π/4, ये गलती है सर, ये 5π/4 है, सॉरी 5 + π/4। समझ में आया? किसी को डाउट है? तो नहीं सर। अब इतना नहीं करोगे। अब मैं अगर तुमसे कभी पूछता हूं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, sin थीटा का वैल्यू 1/2 और cos थीटा का वैल्यू -√3/2, तो सबसे पहले बोलो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो तुम बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलो? हाफ किसके लिए था फर्स्ट क्वाड्रेंट में? π/6. sin अल्फा π/6 के लिए था, 5/6। sin हाफ π/6 के लिए था, तो अल्फा का वैल्यू π/6। तो अगर अल्फा का वैल्यू π/6, हाफ में अगर π/6 था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था याद है? अगर ये तुम्हारे पास अल्फा था तो ये क्या था? पाई माइनस अल्फा। ये क्या था? पाई प्लस अल्फा। ये क्या था? 2π minus alpha. सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/6। तो थीटा का वैल्यू 5π/6। मगर ये प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू के लिए क्या करोगे तब बोलो? 2n पाई प्लस 5π/6। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7। और कोई डाउट? सर 9। सर 8 वाला कैसे करते हैं? 8 वाला कैसे करते हैं? 8 भी बता देता हूँ, 9 भी बता देता हूँ। देखो, मैं जानता हूं कि जब उसूल खुल जाएगा तो ये टाइम निकालना कईयों के लिए आसान नहीं होगा। हाँ, कितना बार करोगे तब, मगर कुछ दिन तक मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट
ठीक है, हम लोग इस टाइप से डाउट क्लियर करें, बाद में अगर हो तो मैं वीडियो अपलोड कर लूंगा, तुम लोग देख लेना जिसको देखना है। अभी एटलीस्ट एक बार मोमेंटम आने के लिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट हाँ फर्स्ट 5-6 डीपीपी मैं चाहता हूँ कि, और मेरे लिए मुझे भी अच्छा लगा, ठीक है क्या तुम लोग आए हो, तो मुझे भी ये मोटिवेट करता है। ऐसे में देखो यार, ऐसे में क्या है ना कि मैं मानता हूँ, तो बोलोगे सर आपने कर्व स्केचिंग नहीं करवाया, जो बस अभी हम लोग करेंगे ही, क्या बोलते हैं, फंक्शन के बोर्ड लेवल खत्म होने के बाद फंडामेंटल में कर्व स्केचिंग को मैं खत्म कर दूंगा, और ट्रांसफॉर्मेशन को, कि मॉड्यूल लगाने से कर्व कैसा बनता है तब हो। तो मगर ये सब कर्व जो है ना, ये सब कर्व थोड़ा याद भी रह जाना चाहिए, कि एकदम याद करके रख लो। ये जो होगा ना, ये एक्चुअली में 2 रे होता है हर समय, क्योंकि मॉड एक्स है। तो अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 डालूंगा तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, -1। और अगर मैं एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू 0 डालूंगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, +-1। तो मैं ये वाला लाइन बना रहा हूं, तो देख क्या क्या कहां से गया। तो एक तो हो गया 0, -1 से दोनों लाइन पास करेगा, मतलब वहां से वो इंटरसेक्ट कर रहा है 0, -1, ये वाला लाइन है 0, -1। अब और कहां से पास कर रहा है, y जब 0 है तो x +-1 है, तो ये +1 है, ये -1 है, तो ये लाइन और ये लाइन। इज इट ओके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही अगर तुम इसे अब ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जब x को 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1। और अगर y को 0 डालोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, फिर से तो वही आ रहा है ना, mod x = 1, तो x का वैल्यू क्या आएगा, +-1 तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, 0,1, तो ये पॉइंट 0,1 हुआ, तो ये लाइन और ये लाइन। तो अब ये एरिया निकालने बोल रहे हैं, तो अब ये एरिया तो निकाल ही सकते हो, ये ट्रायंगल का डबल कर लो एरिया। यस सर, इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. सर हाँ बोल। सर नंबर 7 के ऑप्शन में 5π/4 होना चाहिए था ना। ओ ठीक है, ओ ठीक है, ओ पंगा नहीं है, ठीक है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया रे। तुम्हें अगर तुम्हें याद होगा, मैंने ऑप्शन नहीं ध्यान दिया रे। मैंने तुम लोगों को 2 बताया था, एक अल्फा, एक पाई माइनस अल्फा, एक पाई प्लस अल्फा, और एक 2π - अल्फा। ये तब मैंने बताया था जब मेरा प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक लाई करे, 0 से 2π। 0 से 2π। मगर और एक पॉसिबिलिटी है, अगर कभी कभी प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो -π से π तक लाई करता है, तब ये अल्फा था, तो ये वाला पाई माइनस अल्फा, तो ये -π + अल्फा। या माइनस भी, अल्फा माइनस पाई बोलो, या -π + अल्फा, और ये माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आंसर आने के लिए तब ये वाले से आंसर नहीं आ रहा है, तो ये वाला लगा ले, मतलब थीटा का वैल्यू -π + π/4 = -3π/4, तो -3π/4 ये आया समझ में? यस सर। ठीक है, देखो 2 वैल्यू है रे, यहाँ पे ऑप्शन देखना होगा। हाँ वो ठीक है, ऑप्शन तुम्हें चेकआउट करके देखना होगा कि क्या है। 5π/4 जब तुम लगा रहे थे तो ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में क्योंकि 5π/4 नहीं था, इसका मतलब है कि दे आर कंसीडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यू इन -π से लेके π तक, तब तुम इसके बारे में सोचोगे। इज इट ओके? ठीक है, और फिर ट्वाइस n π लगा दो। हाँ बोलो। n/, सर मेरा ए ऑप्शन आ रहा है n/, ए तो नहीं होगा ना, ये तो n π होने से तो 360 डिग्री का रोटेशन नहीं होगा। लॉजिक तो यहाँ पे दिया था, समझ में आया ना? मेरा कहना है कि कोई एक क्वाड्रेंट में ही होगा ये पॉसिबिलिटी एंगल। तो एक बार जब तुमने एंगल निकाला, सपोज तुमने थीटा निकाला, तो उसके बाद जब तुम घूमोगे तो दोबारा ये एंगल कितना होगा, आया समझ में? तो n π तो होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है n π होने के लिए, क्योंकि वो एक ही कोऑर्डिनेट में पॉसिबल है। जब तुम n π में ले रहे हो तो इसका मतलब है तुम ये लाइन ले रहे हो, नहीं क्या? मतलब तुम तब तो ऊपर वाला भी लाइन ले रहे हो और नीचे वाला भी, तो तुम ये पूरा लाइन ले रहे हो, मगर यहाँ पे तो केवल थर्ड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, मतलब मुझे केवल ये चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए n π नहीं आएगा। मैं आंसर अभी रुक जाओ, हाँ अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद आंसर भेज दे रहा हूँ। हाँ यस सर, ठीक है ठीक है। ओ सी चलो आगे चलता हूँ। हाँ उसके बाद नंबर 9 किसी ने पूछा था मुझसे। सर नंबर 9
9 देखो, 9 क्या बोल रहा है, मतलब मैक्सिमम मिनिमा है, दिमाग में क्या क्या आता है जब तुम मैक्सिमम मिनिमा देखते हो, तो थोड़ा बात भी कर सकते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है मैक्सिमम मिनिमा जब देखते हो। तो मैक्सिमम मिनिमा में डिफरेंशिएशन आता है, y इन टर्म्स ऑफ x आता है, मगर याद रखो तुम लोगों ने am gm में भी मैक्सिमम मिनिमा निकाला था। यस सर। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm भी तुम्हें कई बार मैक्सिमम मिनिमा देता है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखो। तो जरा अच्छा समझ, ध्यान से देखो देखो, और am gm जहां पे लगता है ना, उसका मैं कह सकता हूं कि 95% टाइम पकड़ने का एक ट्रिक भी है, x 2 से बड़ा दिया हुआ है और सब x माइनस 2 है, तो अगर x 2 से बड़ा होगा तो x माइनस 2 0 से बड़ा होगा, मतलब जो आर्गुमेंट है यहाँ पे, जो आर्गुमेंट दिया हुआ है, आर्गुमेंट पॉजिटिव है, और am gm वाला लॉजिक केवल पॉजिटिव के लिए लगता था। ये जो पॉजिटिव वाला तुम जब देखोगे ना, तो काइंडली, मतलब मेरा कहना है कि एक हिंट दे रहा हूं कि जब तुम ये पॉजिटिव आर्गुमेंट देखते हो ना, तो क्या पता am gm भी लग जाए। तो अगर मैं x माइनस 2 को t लेता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, इस एक्सप्रेशन का नाम अगर मैं t दे देता हूं या e दे देता हूं, तो ये दिखेगा t टू द पावर 8 प्लस 4 t टू द पावर 7 प्लस t टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना। अगर मैं सबको अलग अलग कर दूं तो एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t टू द पावर 6 खत्म प्लस t टू द पावर माइनस 6। अब जितना भी टर्म है, देखो am gm, मेरा कहना है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इतना तो मैं कह सकता हूं कि 70% टाइम तब लगता है जब सबका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, मतलब टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो क्या होता है, कांस्टेंट। और मुझे बोलने में कहीं शर्म नहीं लग रहा है कि 70% टाइम ये केस होता है, कि ये होता है 70% टाइम यही केस चलता है। तो अब मुझे ये तुम बोलो, मुझे ये बोलो कि इनका सम कितना हो रहा है, इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, प्लस प्रोडक्ट करके देखो कितना हो रहा है, प्रोडक्ट क्या कांस्टेंट हो रहा है, लाइन में हूं, यस तो सर। प्रोडक्ट कांस्टेंट हो रहा है नहीं, हाँ या ना। देखो मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, तुम्हें पता समझ में आएगा मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तुम बोलोगे सर एकदम घटिया क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप खुद प्रोडक्ट करके देखिए, मैं देख सकता हूँ, मगर मुझे तुम बोलो कि प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट आ रहा है, टी स्क्वायर इंटू 4t इंटू 1 इंटू टी टू द पावर माइनस 6, हाँ या ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे तुमसे आंसर चाहिए, हाँ या ना। यस हाँ सर। नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है कांस्टेंट, टी में वेरिएबल है। टी रह जा रहा है, देखो टी इंटू माइनस 3 रह रहा है नहीं। यस यस सर। सर। हाँ मुझे इसलिए जानना है, हाँ, सर। कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ठीक है नहीं आ रहा है, कुछ तो अंतर होना चाहिए ना ये यूट्यूब में क्लास करने का और लाइव क्लास करने का। ये 4t को मैं t प्लस टी प्लस टी प्लस टी लिख दूं, प्लस 1 प्लस, अब बोलो इनका मल्टीप्लीकेशन। यस सर। कांस्टेंट कांस्टेंट है। आया समझ में, क्यों पूछ रहा था इससे पहले तुम लोगों से, इसलिए बोलो तुम लोग, इसीलिए पूछ रहा था। तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी लेने से नहीं चलेगा, ये क्वांटिटी लेने से चलेगा। मतलब क्वांटिटी कितना क्वांटिटी हो गया यहाँ पे देखो, टी स्क्वायर, टी को कितने बार लोगे, 4 बार 1 और टी टू द पावर माइनस 6, 1 नहीं लेने से भी चलेगा। और अब लगाओ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, छोड़ दूं। हाँ सर। यस सर। और यही खासियत है डेली इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम का, कि अगर बिना डिमोरलाइज हुए कि सर सम नहीं बनता है, एक बार डिमोरलाइज ज्यादा हो जाओगे मैं भी डर जाऊंगा सम देने में। मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ सम नहीं बनेगा, सम क्यों, सब सम बनेगा। अगर सब बन ही जाएगा तो मैं क्यों दूंगा तुम लोगों को, मैं दूंगा ही वैसा समझा, तुम फंसोगे। ठीक है, तो ताकि हम क्लास कर पाए अच्छे से, ठीक है, और तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हारे पुराने चीजें क्लियर हो जाए। तो क्लियर है ये चीज अब, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन, हाँ ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। और सर, एक बात यही सबके लिए लाइव क्लास अच्छा होता है, या क्लास जो भी बोलो, हाँ कि यहाँ पे एटलीस्ट तुम्हें पता चल जाए। हाँ उसके बाद बोलो कुछ और डाउट है, कैसे पता चलेगा? हाँ बोलो। हाँ सर, ये एक और बार समझा दीजिए तो, ये वाला एम नहीं और जीएम लगेगा, मेरा कैसे पता चलेगा वो? हाँ कौन सा, क्या सुनो, सुनने में नहीं आया, क्या बोल रहे तू?
हाँ दोबारा बोल, क्या पूछ रहा है? सर तो पता पूछ रहा है कि और GM लगा वो और एक बार समझा सकते हैं? आराम से समझा सकता हूँ। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का तो थ्योरी जानता है, हाँ या ना? यस सर, हाँ जानता है वो। मैं 3 वाला कर दे रहा हूँ, क्यूब रूट वाला। मैंने एक्सप्रेशन को t के टर्म में डाल दिया, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो समझ में आया? नो सर, हाँ यस सर, ठीक है। तो 4 क्या आया था, 4 t टू द पावर t आया था, +1 प्लस t टू द पावर 6 +1 ये आया था। मेरा कहना है कि t टू द पावर -6 आया था, सॉरी हाँ। इनका प्रोडक्ट अभी अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तुम्हें कांस्टेंट मिल रहा है? मतलब इसके लिए तुम्हें एक चीज तुम्हारे दिमाग में रहना पड़ेगा कि AM/GM लगाने के लिए 70% सम, मैं 70% कह रहा हूं कम, एक्चुअली मैं कह सकता हूं ये 90% सम में लगता है। 70% सम में मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म कांस्टेंट होना चाहिए या एडिशन ऑफ टर्म, अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने तुम लोगों से पूछा था कि जब तुम इस सब टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, t² × 40 × t टू द पावर -6, इज इट कांस्टेंट या t के टर्म में आ रहा है? t इज वेरिएबल, t कांस्टेंट नहीं है, टी के टर्म्स में आ रहे हैं। t के टर्म में। तो अब कभी कभी मैनिपुलेशन करना होगा, कभी इस 4 को 2 बार ब्रेक करना पड़ सकता है, कभी 3 बार ब्रेक करना पड़ सकता है, ये डिपेंड करेगा। हाँ, मगर मैं जानता हूं कि t² में कितना कमी आ रहा है, तो 40 को मैं अगर t + t + t + t लिख दूं प्लस t टू द पावर -6 + 1 कर दूं तो क्या होगा? अब इसको मल्टीप्लाई करके देख, हाँ सर, कांस्टेंट 1। t टू द पावर 6 × t टू द पावर -6 कांस्टेंट हो रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट हो रहा है तो मैं टर्म लूंगा t², t 4 बार, और 1 नहीं लेने से भी चलेगा, वो बाद में तुम ऐड कर सकते हो या लेना है तो ले लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म है। तो t² + t + t + t + t + t टू द पावर -6 + 1 डिवाइडेड बाय 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 रूट ऑफ मल्टीप्लाई कर दे तो 1, मतलब t² × t टू द पावर 4 × t टू द पावर -6 × 1, तो मतलब e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो e का मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम, e का मिनिमम कितना है? 7। आया समझ में? यस सर। यही चीज अगर, अच्छा e अगर ये नहीं हो कि अगर ऐसा होता, सपोज t² + 4t + t टू द पावर -4, तब बोलोगे क्या ब्रेक करता? कोई बोलेगा मुझे? तब कैसा ब्रेक करता? 3t + t t²। 2 बार ब्रेक करते हैं 40 को। हाँ, तो अच्छा, तो क्या कैसे ब्रेक करता मुझे बोलो, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि t टू द पावर -4। तो मेरे पास 2 तरीका है, एक है f = t² + 2t + 2t + t टू द पावर -4, और एक f = t² + 3t + t। तुम बोलोगे सर आप कौन सा प्रेफर करोगे? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे दोनों में से ही नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों में से कोई मुझे बोलेगा AM = GM कब पॉसिबल था, इक्वालिटी कब पॉसिबल था? a = b था, जब क्वांटिटीज आर इक्वल होता था, Quantity सब जैसे क्वांटिटीज सेम होना चाहिए। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब क्वांटिटीज कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तुम करके देखो, t² = 2t होने के लिए t का वैल्यू 2 होना पड़ेगा, और 2t = t टू पावर -4 होने के लिए t का वैल्यू अलग होना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे तुम AM/GM लगा के नहीं ले सकते हो। सर यहाँ पे क्यों लगा सकते हो? क्योंकि यहाँ पे मुझे t का एक ऐसा वैल्यू बोलोगे जिसके लिए सबका वैल्यू सेम हो जाए, आसान है। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप। 1, तो इसलिए, क्योंकि तो ये भी देखना जरूरी है, ठीक है? देखो यही ना, लाइफ में यही होता है। देखो किसी ने मुझे 3t + t बोल दिया, किसी ने मैंने एक अलग सम बोल दिया, लाइफ में ये आता है, खुल के आता है चीजें। हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो t = 2, t = 2 तो आ रहा है, मगर 2 में ये दोनों सेम नहीं हो पा रहे हैं, ये वाला सेम नहीं हो पा रहा है, तो हेंस ये पॉसिबल नहीं है। अब आगे चल रहा हूँ, ठीक है? ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 9। और कुछ डाउट है किसी का? आगे गया है कोई? क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई डाउट है किसी का?
सर 10 किया लेकिन वो थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो गया बहुत। 2D का समय टाइम कंज्यूमिंग होगा, तभी बता देता हूँ अगर ये वाला टेक्निक लगाया था तो। सर मतलब ऐसे करके ही किया। या तो भेज दे, मैं देख लूंगा। हाँ, vertex A of a triangle is at origin. Vertex A is at origin. The equation of median through B and C is 15x minus 4y is equal to 240. 15x minus 52y plus 240 तो निकालना है। तो मैं अगर B और C निकाल लूं तो हो जाए। तो B इस लाइन में लाई कर रहा है, तो क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो? B का अगर x को t ले लूं तो y का वैल्यू, अगर x को t ले लूं तो y का वैल्यू 240, सॉरी 15t माइनस 240 डिवाइडेड बाय 4। C इस लाइन में लाई कर रहा है, बोलना दे क्या करूं? t नहीं ले सकता हूं। हाँ, यहाँ पे इस वाले में समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पे t लिया, तो अगर मैं इस x को k ले लूं तो समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो बोलोगे रे। अगर x का वैल्यू k ले लूं तो y का वैल्यू प्लस 240 है, या क्या है क्वेश्चन, क्या है? प्लस 240 इक्वल टू 0। तो ये मैंने गलती लिखा, ये इक्वल टू 0 है। हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 15k माइनस 15k प्लस 240 डिवाइडेड बाय 52, और ये g है। क्या g निकाल सकते हो ये दोनों को सॉल्व करके? यस सर। कितना निकला? 56/3 और 10। 56/3 और 10 और 10। तो अब t और k निकाल लेगा। ऐसे ही क्या था? सर नहीं, मैं पहले सेंट्रोइड निकाला, फिर बी का कोऑर्डिनेट ए बी माना, सी का सी डी माना, फिर वैसे करके किया था। बहुत बड़ा हो गया। तो ठीक है, तो ये अब तो छोड़ दूं, इसमें डालने से अब k और t, a और b आ जाएगा, नहीं a और c तो आ गया ना, b और c। एक बार जब कोऑर्डिनेट्स आ गए तब तो फॉर्मूला डाल दो। इन सेंटर का एक फॉर्मूला था, मैं वो सॉल्विंग में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो इससे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? इससे तुम्हें t का वैल्यू मिल जाएगा और किसका वैल्यू मिल जाएगा? k का। प्रोसेस नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, t और k निकल गया, तो स्टेप नंबर 3 में यू गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ a b c तुम्हें पता चल गया। तो अगर तुम्हें a b c पता चल गया तो अब इन सेंटर का कोई फॉर्मूला था? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये a, ये लेंथ b, ये लेंथ c, तो इन सेंटर जो होगा वो होगा a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ x2 प्लस c टाइम्स ऑफ x3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, a टाइम्स ऑफ y1 प्लस b टाइम्स ऑफ y2 c टाइम्स ऑफ y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है, इन सेंटर निकल गया। ऑर्थो सेंटर निकालोगे ना? ऑर्थो सेंटर के लिए तो फिर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके वो निकल गया, तो फिर ठीक है। ऑर्थो सेंटर का कोई मेरे पास शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड और बी वाला आएगा शायद। हाँ बोलो। 21 और 12 आएगा शायद इन सेंटर। ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट इन है, तो सेंटर देख लेना शायद उसके बी बाद। होगा सर। हाँ, तो वो मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, देख लेना। ठीक है, हो सकता है। हाँ, तो ए बी सी डी में चेकआउट करके देख लेना, फिर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इसी टाइप से निकाल लेना। चलो, और कुछ डाउट है किसी का 10 के बाद? सर हाँ 11। और एक प्रॉब्लम हो गया ना मेरे, 2 मिनट रुको। नहीं, चार्ज है, आईफोन में चार्ज ही खत्म हो गया था। नंबर 11, there are 10 seats in a front row of a theater of which 4 are to be occupied. The number of ways arranging 4 persons so that no 2 persons sit by seat. तो देखो, कुछ समय तो मैं कहूंगा कि एग्जामिनेशन में स्ट्राइक करने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि
एक पैटर्न को समझो, कुछ सम्स को याद रखो। हम लोगों ने ये सम को किया था कि देयर आर 10 सीट्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द थिएटर इन विच 4 आर ऑक्युपाइड। तो मेरा कहना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 पर्सन सो दैट नो 2 पर्सन सिट साइड बाय साइड। तो मेरा कहना है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि मान के चलते हैं कि चेयर जो ऑक्युपाइड है, जो ऑक्युपाइड चेयर है वो C1 है, C2 है, C3 है और C4 है। तो यहाँ पे कुछ एम्प्टी चेयर्स होंगे, तो X1 एम्प्टी चेयर्स हैं यहाँ पे कुछ एम्प्टी चेयर्स होंगे X2, यहाँ पे कुछ एम्प्टी चेयर्स होंगे X3, यहाँ पे कुछ एम्प्टी चेयर्स होंगे X4 और यहाँ पे X5। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स कितने होंगे? 6। तो टोटल नंबर ऑफ अगर एम्प्टी चेयर्स 6 हैं तो इसका मतलब मुझे चाहिए X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 इक्वल टू 6, जिसमें से अब एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या X1 0 हो सकता है? नो सर। नो सर। नहीं, X1 हो सकता है क्या? Yes, sir. यस सर। 1 2 Yes, 3 4 5 6 7 8 9 10 में से तुम ये चेयर को ले सकते हो, मगर तुम इस वाले को, ये लाल वाले को तब छोड़ना होगा, क्योंकि लाल वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाल, तो इसलिए तुम्हारे पास क्या हो गया कि X1 0 हो सकता है, मगर X2, नो सर। X3, X4 0 नहीं हो सकते हैं। ये सब 0 नहीं हो सकते हैं क्योंकि बीच में एक चेयर होना ही पड़ेगा। मगर फिर X5, यस सर। तो किसी को याद है क्या करते थे? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या करेंगे? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में 2 मिनट रुको रिया। दो मिनट रुको, मेरे वो अल्टरनेट वाला जो मोबाइल है उसका चार्ज खत्म हो रहा है, मुझे पता नहीं चलेगा ऑफलाइन जाने से। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में था, मतलब अब देखो डायरेक्टली बोलो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या करोगे? इसका मतलब X2 को 1 दे दो, X3 को 1 दे दो, X4 को 1 दे दो, तो कितना बच गया? डायरेक्टली बोलो ना, तब क्या होगा? X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5, सबको 1 1 दे दोगे तो कितना बच गया? 3। तो 3 बच गया, तो इसका और सब xi 0 से बड़ा, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन क्या था? 3 + 5 - 1c 5 - 1 5 6 7 8 8 - 1 7 c4, खेला खत्म। ये एक तरीका है। इसका 2 तरीका है। हाँ, एक तरीका तो ये है, और मेरा कहना है कि कुछ कुछ मेथड्स को, कुछ कुछ, इसको मैं एल्गो प्रॉब्लम्स कहता हूं। एल्गो प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को याद रखो कि वो ऐसे करने से चीजें कितना खूबसूरत तरीके से आंसर निकल जाता है। सर इज इक्वल टू 6 कैसे हुआ? क्यों? टोटल तुम्हारे पास 10, टोटल चेयर्स कितने हैं? 10। उसमें से कितने बंदे को बिठा रहे हो? यस सर। ये तो तुमने चूज किया ना, 7c4, तो तुमने चूज कर दिया, ये 4 चेयर चूज कर दिया। इसमें अब 4 बंदे कितने तरीके से बैठ सकते हैं? इसमें 4 बंदे को तुम्हें सफल करना है। तो दिस इज द वेज ऑफ चूजिंग 4 चेयर्स। मैं जान रहा हूं ये वाले सब में कईयों को प्रॉब्लम होगा, जिन लोगों ने मेरा क्या बोलते हैं फरवरी के महीने में क्लासेस नहीं किया है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं जान रहा हूँ, ठीक है, कि कई लोग यहाँ पे भी शांत हो। तो ठीक है, इसका ऑनलाइन में एक बार मार के, ठीक है, डाल दूंगा, तो उसके बाद मेरे ख्याल में चीजें आसान हो जाएगा। 7c4 × 4 फैक्टोरियल, 4 बंदों को यहाँ पे बिठाओगे। इसमें और एक तरीका जो हो सकता है तुम लोग को ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि ये क्लास, ये वाला चीजों को समझने के लिए जरूरी है कि तुम लोगों ने पहले एक क्लास किया होगा, मगर मेरे पास और एक तरीका है जिसमें तुम्हें कोई क्लास करने का जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो मेरे ख्याल में बोलोगे हाँ सर ये मुझे समझ में आ गया। मेरा क्या कहना है, जो चेयर मैंने सेलेक्ट किया, जो सेलेक्टेड चेयर को मैं बार से डिनोट कर रहा हूं। हाँ, और एम्प्टी चेयर्स को मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि क्या होना पड़ेगा? कुछ ऐसा होना पड़ेगा, क्रॉस क्रॉस बार क्रॉस बार क्रॉस क्रॉस बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऐसा होना पड़ेगा या नहीं? कुछ कोई लोग मुझे कुछ बोलोगे तो मुझे समझाने में मजा आएगा। यस सर। अगर हो लाइन में तो हाँ। तो इसका मतलब है कि कौन कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता है, बार या चेयर? बार कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता है। तो तुम्हें याद है एक मेथड था जिसका नाम था Space creating. स्पेस क्रिएटिंग मेथड।
तो इसलिए सबसे पहले बार को एडजस्ट कर लो। बार क्योंकि एम्प्टी चेयर्स हैं तो आइडेंटिकल हैं, ये एक ही तरीके से चेयर कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले 6 क्रॉस को अरेंज करो, 6 क्रॉस को अरेंज कर लो। तुमने कितने तरीके से, सब आइडेंटिकल है तो एक तरीके से ही अरेंज कर सकते हो, मतलब 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। अब मेरा कहना है कि बार के लिए कितना फेवरेबल केसेस है, कितना स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये फेवरेबल स्पेसेस नहीं है बार के लिए? यस सर। सर आपने एक ज्यादा लिया है, एक ज्यादा लिया सर, ना, एक ठीक है से सर, ज्यादा तो लिया। इसलिए ज्यादा आ गया था, थैंक्स। तो आप मुझे बोलो 1 2 3 4 5 6 7 है या नहीं? तो मेरा कहना है कि ये जो मैं जहां स्क्वायर बना रहा हूं, यहाँ पे मैं बार दे सकता हूं। तो बार का फेवरेबल कितना स्पेसेस आया? 7। फेवरेबल स्पेसेस फॉर बार, फॉर 4 आइडेंटिकल बार्स हैं। हाँ, तो कितने तरीके से, हाँ कितने तरीके से 7C4 वेज से तुम बार 7C4 को प्लेस कर सकते हो नहीं? यस Yes, सर। sir. ये तुम लोगों को अच्छा लगा होगा इससे पहले वाले से, मगर फिर इसे भी याद रखना। मैं फिर से कह रहा हूँ, रे तुम बोलोगे नहीं सर एग्जामिनेशन में इंजेन्युइटी मुझे सोचने का मन होता है, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, DIP मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में यूनिक प्रॉब्लम मिले तो तुम सोच पाओ, मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आगे के कुछ छोटे प्रॉब्लम्स को तुम्हें करना होगा। समझ में आया? तुम जिस भी लेवल में मैथ्स करते हो उस लेवल में तुम्हें ज्यादा सम्स तो करने ही पड़ेंगे ना। अब एग्जामिनेशन में तुम्हें केवल सोच पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही सम आ जाए, हो सकता है एग्जामिनेशन में कुछ इससे ही अलग आ जाए, हो सकता है इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना पड़े, मगर कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम दिमाग में रहने पड़ते हैं, उस चीज को समझो। और DIP वहीं पे तुम्हें हेल्प करेगा। और इस बार मैं पहली बार ये DIP तुम लोगों को दे रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस टाइप से मतलब ऑनलाइन क्लास करके डाउट क्लियर करना और इस टाइप से करना कर रहा हूँ, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन तो है तुम्हारे बैच से, और मैं देख भी रहा हूँ कि काफी बंदे लोग पॉजिटिवली चीजों को ले भी रहे हो। सर ये वाला मेथड एक बार फिर से समझा दीजिए। इसे बार, इस मेथड को हम लोग बार डॉट मेथड कहते हैं, ठीक है? ये नॉर्मली तब यूज होता है जब तुम्हें कोई दो चीज को सेलेक्ट करना होता है। ये केवल एक ही टाइम में यूज होता है इफ वी हैव टू सेलेक्ट नॉन कॉन्जिक्यूटिव एटम। If we have to select non-conjugative item, तो तुम लोग को तुम्हारे दिमाग में आएगा ये बार क्रॉस मेथड है। तो तुम जानते हो कि तुम्हारे पास 6 एम्प्टी चेयर्स हैं, क्रॉस जो है वो एम्प्टी होता है और बार जो होता है वो सेलेक्टेड होता है। तो सबसे पहले तुम 6 चेयर को जैसे भी मन है डाल दो, और अब तुम्हारे पास एम्प्टी स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कहीं भी तुम 4 लाइन डाल दो, कहीं भी। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, बताता हूँ। ये चेयर नंबर 1 है, ये चेयर नंबर 2 है, ये चेयर नंबर 3 है, ये चेयर 4 है, ये चेयर 5 है, ये चेयर 6 है, ये चेयर 7 है, ये चेयर 8 है, ये चेयर 9 है और ये चेयर 10 है। तो कोई मुझे बोलेगा कौन कौन सा चेयर सेलेक्ट मैंने किया? चेयर 2, Second, 4, 7, कौन सा चेयर सेलेक्ट किया मैंने? 2 4 7 9। इज इट ओके? तो ये इसका मतलब है ये बार के लिए मेरे पास जगह कितना है, केवल मैं यहीं पे डाल सकता था क्या? नहीं, तुम यहाँ पे भी डाल सकते थे, यहाँ पे भी डाल सकते थे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देयर आर 7 एम्प्टी स्पेसेस। तो ये 7C4, मगर अब उसमें 4 बंदे को सफल करना है कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो 11 कुछ और? 13 क्वेश्चन नंबर 13। सर प्रीवियस क्वेश्चन में 7C3 ऑप्शन था। और नहीं, वो उससे अंतर नहीं है ना, 840 होगा क्योंकि 7C4 और 7C3 बात बराबर है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर सॉल्व करके ठीक है। 840 निकलता है। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, चेकआउट करके देख लेना। हाँ, तो इससे आंसर C भी होगा, D भी होगा, हो सकता है। चलो, और भी हो सकता है, P के टर्म में लेके आ जाओगे। इफ द वर्ड्स आर फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड पर्सनल, then identify the correct statement.
नंबर ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सोना बट नॉट सोनल। कोई कहेगा क्या मेथड लगेगा? सोना कंटेन करे मगर सोनल कंटेन ना करे। काउंटर। क्यों? तुम वो वर्ड बनाओ विच कंटेन्स सोना, उसमें माइनस कर दो क्योंकि सोना में ही सोना ला रहा है। वर्ड विच, सोना में ही सोना लाएगा या नहीं? आया समझ में? Yes, sir. पर सोना, एल यहां डालो तो ये चलेगा, मगर वही पर सोनल यहां डालो तो नहीं चलेगा। वर्ड्स विच डज नॉट कंटेन सोनल। मगर भैया इस चीज में एक चीज याद रखना है कि सोनल जो है वो सोना के अंदर आ रहा है, मतलब सबसेट है, ये चीज समझना है। अगर ये वाला मेरे पास है, दीज आर द वर्ड्स कंटेन्स, वरना माइनस करने से क्यों आंसर आएगा? सोना, उसमें अंदर एक सबसेट होगा जिसमें से कौन सा? सोनल वाला वर्ड। तो मुझे ये हटा देना है। तो सोना वाला क्या था? सोना वाला तो तुम बोलोगे सर PERL और क्या SONA को ब्रैकेट में, और ये वाला PER और क्या SON और क्या AL ये ब्रैकेट में। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। मगर सोना में 4 नहीं रहे, सोना सोना ही है। हाँ, मतलब ये तुम्हारे पास एक पूरा ग्रुप है, इसे सफल नहीं करोगे। 5 फैक्टोरियल माइनस इसमें 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल। बाकी सब एक बार ट्राई करके देख लेना। कुछ और डाउट किसी का? ठीक है, चलो फिर चलो। ये और एक बार समझा दीजिए तो। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सोना बट नॉट सोनल, मतलब तुम्हें पर सोनल सब चलेगा या नहीं? मगर इसमें बस तुम्हें एक ही चीज देखना है कि सोनल के अंदर ही सोना है या नहीं। तो सपोज ए मेरे पास, सपोज एक्स मेरे पास ऑल वर्ड्स विच कंटेन सोना, तो वाई क्या होगा? वर्ड्स विच कंटेन सोनल। तो सोनल में देखो ये दोनों ही चीज है, इट कंटेन्स सोना ऑल्सो, इट कंटेन्स सोनल ऑल्सो। ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। मतलब सोनल जो है वो सोना के अंदर है, वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। और तुमसे कह रहा है कि तुम्हें वो वर्ड निकालो जो सोना कंटेन करे मगर सोनल कंटेन ना करे। मतलब वेन डायग्राम में तुमसे ये पूछ रहा है, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या होगा? ये ऑल वर्ड्स विच कंटेन सोना माइनस ऑल वर्ड्स विच कंटेन सोनल। यहां पंगा ये है कि तुझे ये ऑब्जर्व करना होगा। सेम एग्जैक्टली सेम चीज और भी है एक जगह पर्सनल वाले में, एक बार ट्राई करके देखना। ABCD में और भी है, करके देखना। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आज निकलता हूं तब मैं। हाँ, कुछ और किसी का सेट्स में डाउट है किसी? हाँ बोल क्या? कोई कुछ बोल रहे हैं? बोल। सर वो ट्रिगोनोमेट्री का वो फॉर्मूला का कुछ PDF बना के दे सकते हैं क्या? ठीक है, PDF नहीं, मैं क्लास में ही दे दूंगा, मुझे मैसेज मिल गया जरा। ओके सर। ठीक है, PDF देने से ज्यादा अच्छा होगा उसका वो दे देना हाथ में तुम लोग का। यस सर, थैंक यू सर। हाँ बोल। चलो ठीक है, चलो निकलते हैं आज। नेक्स्ट VIP के लिए वेट करो, आज दे दूंगा। सर सर व्हाट्सएप में एक सम दिया था, आप एक बार देख दीजिए।